हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 वन शॉट। तो बता दूं, मेरा नाम शिवांशु तिवारी है और मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए मैथ की क्लासेस लेकर आता हूं। बता दूं, पिछले कुछ समय से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे और आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसलिए अब हम रेगुलर क्लासेस लेकर आने वाले हैं और वन शॉट क्लासेस ही चलेंगी क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो मैं अब आज चालू करता हूँ क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जान लेते हैं हम क्या क्या है, आज के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमेय 1 को एचसीएफ के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और प्रमेय 1.2 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। प्रमेय प्रमेय अपरिमेय संख्याओं का प्रमाण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए क्योंकि ये जो है ये हर साल 2 नंबर के क्वेश्चन में लगभग आता है, कभी कभार ज़्यादा में भी आता है। ये 2 टाइप का होता है, आपको दोनों ही मैं इस पर तैयार करने के भेजने वाला हूँ। तो आप बने रहिए अंत तक। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और आपका पूरा तैयारी इसमें हो जाएगा। एक और टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दशमलव प्रसार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट ये वाला है और ये वाला है। और ये प्रमेय हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट ही होती हैं, और बाकी एचसीएफ एलसीएम भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आप तो कल क्लास में बने रहिए, हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। ये है संख्याओं का प्रकार। ये आपको 10 से लेकर 9, 10, 11, 12 शुरुआत से अंत तक हर जगह ज़रूरत ही पड़ती है। तो सबसे हम इसे ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो इन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लड्डू बना लिए हैं। ये कितने लड्डू हैं आप गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप जैसे गिनते हैं तो 0 से शुरू करते नहीं हैं, आप 1 से शुरू करते हैं और गिनते जाते हैं 1, 2, 3 अनंत तक। तो ये कहाँ तक होती हैं? ये 1 से लेके अनंत तक होती हैं। इन्हें गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिनती की संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की संख्याएं कहते हैं। अब जान लेते हैं पूर्ण संख्याएं। बस कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ देंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और क्या कहता है, ये होती है 0 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब जान लेते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक में सब आ जाता है, उसमें माइनस की संख्याएं भी हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 भी है, प्लस इन्फिनिटी है। मतलब एक जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, शून्य है, और ये जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, सब के सब जो है आपके पूर्णांक में आते हैं। इसे आप लिख सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं प्लस पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 0 और से लेके धनात्मक सभी संख्याएं। ठीक है, अभी हम परिमेय संख्या को जान लेते हैं। परिमेय संख्या उन्हें उन संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा परिमेय संख्याएं होते हैं। अब क्या आता है, जो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक इसका उल्टा होता है। जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख पाए, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हम समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्या है रियल नंबर। इनमें सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं। यानी इस चैप्टर में हम दोनों पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं को भी और अपरिमेय संख्याओं को भी। तो अंत तक बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहले हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या है? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये ए जो है ये है हमारा वो भागफल, नहीं सॉरी भाज्य। ये हमारा है भाजक, ये है हमारा भागफल, और ये हमारा शेषफल है। तो इसके लिए आप एक बहुत प्यारी सी लाइन याद कर लेंगे, जिससे आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। हम कहते हैं, जो बचपन में हम लोग ने रट्टा मारा था वो था भाजक गुणे भागफल और धन शेष। ये आप बराबर भाज्य ये आप याद कर लीजिए बस। ये देखिए, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस इसको इसे ए बी में लिख दिया गया है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही है भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अभी देखिए, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं। जैसे कि अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 17 है, 17 से 5 में भाग देंगे। तब अभी ये जो लिखा है इस पे मत जाइए, अभी हम आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए 17 है, इसमें हम 5 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 5 3 15। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2। ये देख रहे 2 क्या है? 5 से छोटा है। अगर ये जो 2 है यानी शेषफल है,
अगर 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है ये भागफल हमारा, ये शेषफल अगर हमारा 0 के बराबर ये बड़ा है तो क्या था, सही है, नहीं तो हमारा आंसर गलत है। यानी मतलब हमेशा ये 0 से बड़ा होगा। और बी यानी ये जो हमारा है भाजक, क्या कहते हैं, हाँ, ये जो हमारा वो भाजक है इससे जो हो छोटा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग ये बहुत मतलब आ जाता है कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज में। बाकी आप लोग समझ गए हैं। अभी हम चलते हैं आगे थोड़ा। अभी आगे हम समझते हैं एचसीएफ के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो आपको सामने इतना सारा दिख रहा है, ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये सब, आपको इस पर टेंशन मत लेना है। आप लोग को ये बस नोट्स के लिए है। अब ऐसे आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाते हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए हम पहले डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, तब इसको समझाते हैं। देखने, ये जो दिया हुआ है, अगर हमें 135 और 225 इसका निकालना है हमको एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले निकालेंगे, हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, ठीक है, बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, तो हम लिख दिए 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये होगा 0, ये 12 में से 3 गया 9, ठीक है। अब इस जितना ये जो शेषफल हमारा बचा, ये जो हमारा भाजक था इससे भाग दे देंगे। यानी अब देखिए हम इस भाजक से एक ये जो दिया है 135 इसमें भाग देते हैं। अब क्या जाएगा, ये भी 1 बार जाएगा, तो हमने यहाँ पर 90 लिख दिए। यहाँ से आ गया 5 और ये 13 में से 9 गया 4, ठीक है। अभी अब क्या है, ये जो 45 आ गया है, ये जो हमारा 45 शेषफल आया है, अब हम इस शेषफल से 90 में भाग देंगे। तो हम यहीं बगल में कर देते हैं, ये हमारा 45 से हम 90 में भाग दे रहे हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। हमारा ये 2 बार जो आ रहा है, ये 90 कट गया, ये 90 कट गया 2 बार, 45 दूनी 90 कट गया। यानी हमारा जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये 45 जो जितनी बार जो आखिरी बार जो वो गया होता है, आपका भाजक जो आखिरी होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आंसर हमारा 45 है, ठीक है। हमारा ये 45 आंसर है। भाजक जो है लास्ट भाजक, वही वाला लास्ट भाजक लिख सकते हैं, लास्ट भाजक जो है यही हमारा आंसर है। अब यही आपको इस चरण के माध्यम से समझाया गया है कि जब आपका जो ये भाग देते रहेंगे, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जो आपका अंतिम भाजक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 225 और 135 बराबर 45, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम प्रमेय 1.2 को। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, पर इससे पहले हमें जानना पड़ेगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं जिनकी स्वयं, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए यक्स है, जो स्वयं मतलब खुद से और 1 के अलावा किन्हीं संख्याओं से कटे, मान लीजिए 2 से कटे, 4 से कटे ना, तो उन संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से ना कटे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। एग्जाम्पल से समझते हैं। भाज्य संख्या क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। 4 जो है हमारे लिए 4 एक भाज्य संख्या है। समझते हैं कैसे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2। तो आप देख सकते हैं ये स्वयं के अलावा भी संख्याओं से कट रहा है, ठीक है। स्वयं मतलब हाँ, ये स्वयं के अलावा भी संख्याओं से कट रहा है। इसके मतलब कितने तरीके से काट सकते हैं। क्या 1 से ये 4 कट जाएगा, क्या 2 से 4 कट जाएगा, क्या 4 से 4 कट जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ गुणा में लिख दिया, पर ये यही है कि मतलब ये कितनी संख्याओं से कट सकता है, ठीक है। अभी मान लीजिए अब अभाज्य संख्या क्या है, 5 को हम 1 से काट सकते हैं और खुद स्वयं 5 से काट सकते हैं। अब देख सकते हैं 5 और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हमारा एक अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो अभी हम आपको समझाते हैं आगे ये हमारी प्रमेय क्या कहती है। आपका बेसिक क्लियर हो गया है, अब आपको समझाना है हमको कि ये प्रमेय क्या कह रही है। प्रमेय का कहना है किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर गुणनखंड जो है वो अद्वितीय होता है।
जैसे यहाँ पर 140 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, जबकि 2, 2, 5 और ये 7 ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखा हुआ है। मतलब समझ रहे हैं आप, आपको मतलब आप किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे क्या है, जैसे 10 है, 10 एक क्या है, भाज्य संख्या है। आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, जिसमें 5, जहाँ पे 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। और आप जानते रहिए 2 जो है ये कई बार पूछा जाता है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और जबकि 4 जो ये, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो 2 है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने इसलिए सोचा आपको बता दूं। तो चलिए हम आगे कुछ बढ़ते हैं इसमें। चलिए जानते हैं अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM निकालना। तो पहले हम जान लेते हैं ये HCF क्या होता है और ये LCM क्या होता है। तो जानते हैं क्या होता है ये। HCF प्रत्येक उभयनिष्ठ संख्या में अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। मतलब जब हमने लिखा जैसे कि 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख दिया, मान लीजिए किसी संख्या का, ये हो गया 5 से 35 दूनी 70, ठीक है, ये 70 का है, ठीक है। अब और हमें एक मान लीजिए किसी का लिख दे रहे हैं 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है, ये किसका है, 11 पचे 55 और 2 तिहाई 6, 55 छक्का कितना होता है, सॉरी एक सेकंड, दूसरा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, ये 30 है। अभी इन दोनों का हमको निकालना है HCF और LCM, ठीक है। तो हम देखते हैं दोनों में कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2, और 2 में सबसे छोटी घात कितनी है, 1, क्योंकि 2 के अलावा और कुछ है नहीं। और यहाँ पर देखते हैं 5, और क्या कॉमन है जो दोनों में है, ये 5, ये दोनों में, और इसकी भी सबसे छोटी घात 1 ही है। तो हमारा जो HCF होगा वो इन संख्याओं का होगा, HCF इसका होगा 10, ठीक है, यही 5 दूनी 10। जबकि LCM क्या होगा, LCM देखते हैं, LCM क्या है, LCM है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। जैसे क्या है यहाँ पर, तो अगर हम LCM निकालेंगे तो जो जो कॉमन है उन दोनों में सबसे जो प्रत्येक है वो उनको लिखना पड़ेगा। जैसे इनकी जो क्या क्या कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, जैसे इन दोनों में 2 है, 2 लिख दिया, ठीक है, और क्या है 5 है, 5 लिख दिया। बाकी जो संख्याएं बची ये तो हो गया, ये दोनों हो गए, ठीक है, ये चारों। अब क्या क्या बचा हमारे पास 3 और ये 7, तो 7 त्रिक 21, दहा में 210, ये इधर लिख देना 210। तो ये हमारा इसका LCM आ गया, ठीक है। ये पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, कुछ गड़बड़ी है, 210। तो आपको समझ में आ गया होगा कि LCM और HCF क्या होता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। देखिए अभी हमारे सामने एक संख्या रखी हुई है, ये पूरा हमने चरणबद्ध आपको तरीके से बताया कि आप जब एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का LCM और HCF और LCM, ठीक है। और तो पहले हमको क्या करना होगा, एग्जाम में लिखेंगे, सबसे पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए अब मान लीजिए हमको 6 का गुणनखंड नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 6 का वो निकाल लेंगे, इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 से कट गए, 3 एकम 3, ये हो गया 2 गुणे 3। इसी प्रकार से हम जब 72 का करेंगे तो 72 का भी आ जाएगा, और देखिए हम 72 का भी आपको करके दिखा देते हैं। जब हमको 72 का करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो हम 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ठीक है, फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो इसी प्रकार 2 9 18, 3 3, ठीक है, ये 3 त्रिका 9 और 3 से कट गया, ठीक है, ये 3 से कट गया, मान लीजिए ये नीचे 1 है आखिर में, ठीक है, और यहाँ पर 3 था। तो अभी क्या है, कितनी बार क्या क्या आ गया इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3 गुणे 3, देखते हैं क्या है,
अब इसको हमने लिख लिया इस तरीके से, इसी प्रकार से 120 को भी हमने लिख लिया। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इन सबको लिख के मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यही आया था। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसी प्रकार से हमने उसका भी कर लिया 120 का भी। ठीक है, अब क्या है, अभी अब हम पहले जानते हैं HCF का इसका निकालना है। हमने पहले तीनों का ये निकाल लिया हमने, ये जो भी है इसको क्या कहते हैं, इनने तीनों का गुणनखंड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इन दोनों में क्या कॉमन है, जो ऐसी चीज़ है जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा HCF के लिए ज़रूरी है। तो क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 और 3 इसमें कॉमन है, 2 और 3 इसमें कॉमन है, 2 और 3 है, 2 और 3 सबका कॉमन यही है सबसे ज़्यादा। इसमें सबसे छोटी घात जो कॉमन में है वो है 1, क्योंकि 2 इसमें 1 में भी है, इसमें भी 2 1 की घात में है, 1 की घात में इसमें भी है, मतलब सबसे छोटी घात। वैसे तो इसकी घात इसमें 3 है, इसमें भी इसकी घात 3 ही है। ठीक है, पर सबसे छोटी घात इसकी जो होगी वो 1 होगी, तो हम लिखेंगे 2 और गुणे इसमें 3 में भी सबसे छोटी घात 3 है, तो हमारा HCF आ गया 6। इसी प्रकार से अब जान लेते हैं LCM निकालना। LCM निकालने के लिए हमें गुणा ज़्यादा करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जानते हैं। पहले हम सबसे बड़ी घात निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की, इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 3। फिर सबसे बड़ी घात 3 की क्या है, ये जो है 3 की सबसे बड़ी घात है वो है 2, जो 3 की सबसे बड़ी घात, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, जो कॉमन में है वो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 की 2 है सबसे बड़ी घात, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, पर 3 की घात 2 सबसे बड़ी है। ठीक है, अब जो संख्या बच गई उसको भी लिख लेंगे। तो इसमें क्या बचा है, इसमें तो 2 3 दोनों हो गया, 2 3 दोनों हो गया, इसमें 5 बच गया, तो हमने इसमें 5 भी लिख दिया। तो इस प्रकार से अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, यहाँ पर 360 आएगा, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर है, सबसे जो बड़ी घात है वही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बने रहिए अंत तक, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जान लेते हैं LCM और HCF के बीच महत्व। सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका यही फॉर्मूला, ये आपको अगर आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम दिया है किसी संख्या, मान लीजिए A और B का HCF। ठीक है, HCF गुणे LCM, मान लीजिए उसी संख्या का LCM A B जो है वो बराबर होता है उन संख्याओं के गुणा के। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, आपका जो कोई संख्या है A और B, मान लीजिए 2 3 ऐसा कुछ भी, तो उसका जो HCF आएगा और उसका जो LCM आएगा, उसको दोनों को गुणा कर देंगे तो उन दोनों संख्याओं का गुणाफल दोनों बराबर होगा। इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आए हैं, उसको देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 306 और 657 का HCF 9 है। ठीक है, LCM हमको ज्ञात करना है। LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो हमको पता चल गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें लगाना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, आप चाहे जिस क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं बोला है फिर भी अगर आप इससे लगाते हैं तो आपके इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। फिर भी आप चाहे जिस तरीके से लगा सकते हैं, पर अगर आप इस तरीके से फॉर्मूले से लगाते हैं और वहीं पे फॉर्मूला ऐसे सूत्र करके लिख देते हैं, हाँ कि ये सूत्र हमको पता है, तो आपको इसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे और मतलब आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा टीचर की नज़र में। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं क्या है। तो हमको पता है LCM जो है और HCF दिया है 9 गुणे LCM क्या है, LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर कितना है 306 गुणे 657। ठीक है, 657। ओके, अभी हम इसको पंचांतर करना आपको आता ही है, हमने 9 को उधर भेज दिया, LCM को इधर ही रहने दिया, तो हम लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे 9। तो देखते हैं क्या ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट जाएगा, देखते हैं 9 एकम 9, 9 चौक 9 ये होगा 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 और ये बचा 3, ये होगा 36, 9 चौक 36। ठीक है, 34 हो गया, यानी हमारा जो अगला स्टेप आ गया वो है 34 गुणे 657। ठीक है दोस्तों,
इसको जब हम गुणा करेंगे, आप गुणा करके चेक कर लीजिए, यही आ गया। ये हो गया 22, 33, 8, ठीक है। ये हो गया 22,338, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको पता है ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से आते हैं, ये 2-2 नंबर के, 1 नंबर के, कभी कभार MCQ में पूछ लेता है और कभी कभार 2 नंबर का स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन हर साल लगभग दिख ही जाते हैं किसी न किसी सेट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, भूलिएगा मत, टेंशन मत लीजिए। ये बहुत ही आसान है, इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं को प्रमाण। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला प्रकार है जिसमें नॉर्मल करनी में 2 दे दिया, करनी में 3 दे दिया, करनी में 5 दे दिया, करनी में 7 दे दिया, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, एक प्रकार का ये है। दूसरे प्रकार का जो है उसमें आपको इस प्रकार से देता है, मतलब कभी 5 प्लस में करनी 3 दे दिया, ऐसे मतलब कुछ भी दे देगा। कभी 5 प्लस में करनी 2 दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ये भी मतलब दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं एक एक करके दोनों। तो चलिए हम समझते हैं करनी 2 को। तो करनी 2 जो है, हम करनी 2 लेकर आ रहे हैं, इसका रटाया पैटर्न है। आप लोग करनी 2 रट लेंगे तो आप करनी 3, करनी 5, करनी 7 कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। तो चलिए समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब ये कह रहा है कि आप क्या आता है, आप सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय है। तो अगर हम ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं 2 ही प्रकार की होती हैं, ये तो परिमेय, ये तो अपरिमेय। अगर हम ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये करनी 2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वह करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि हम परिमेय संख्याओं को 1/, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने 2 पूर्णांक वो मान लिया नंबर की A और B है, ठीक है, जहाँ दोनों ही सहभाज्य हैं, ठीक है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसे भी आप जान लीजिए पहले। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनमें एक कॉमन हो बस। मतलब देख सकते हैं 5 है, मतलब 5 है, जैसे कि 5, मान लीजिए हम 2 संख्या लेते हैं, 2 और 5, ये सहभाज्य है। मान लीजिए हम लेते हैं 4 और 17, ये सहभाज्य है। जाने कैसे, 2 क्या है, 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2, 5 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 5। मतलब इसका HCF जो निकालेंगे तो हमेशा 1 निकलेगा। LCM भी इसका HCF इसका हमेशा 1 निकलेगा। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वह सहभाज्य होते हैं। जैसे इसमें इन दोनों में कॉमन कुछ हो ही नहीं सकता है सिवाय 1 के, तो यह सहभाज्य संख्या है। तो हमने मान लिया है, बस रट्टा मान लीजिए, कुछ नहीं है इसका, बस यही क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 2 नंबर का हमेशा ये पूछता है, कभी कभार 3 नंबर के, उससे आगे बढ़ाता ज़्यादा नहीं है, 2 नंबर का अक्सर पूछता है। तो समझ लीजिए ये फिक्स है, ये हर साल आता है 2-3 सेट, या कभी कभी 7 सेट में आ जाता है, पर अक्सर 2 या 3 सेट में तो आ ही जाता है। तो आप लोग जान लीजिए, इसको छोड़ के नहीं जाना है। तो समझते हैं, तो हमने मान लिया कि ये एक सहभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। हमको पता है कि क्या आता है, ये करनी में 2 है, बराबर हमने लिखा A/B, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करते ही ये वर्ग कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 2, यानी अगर A² B/B², जिसे हम क्या लिख सकते हैं, तो A² बराबर लिख सकते हैं 2B², ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, यही वही यहाँ तक अभी लिखा है। अब हम यहाँ पर एक तर्क देंगे। क्या तर्क है, तर्क समझ लीजिए। तर्क हमने यहाँ पे एक तर्क दिया कि अगर कोई संख्या A² जो है, अगर A² 2 से विभाजित है तो A भी 2 से विभाजित होगा। मतलब जानते हैं कैसे, मान लीजिए 25 है, यानी ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर है, अगर ये 5 से कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा। ये इसका मतलब है कि मतलब ये अगर कोई किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से कट जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ हमने ये तर्क दिया है। ये तर्क पहले से ही प्रमाणित है, इसमें आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस इतना लिख देना है। तो हमने ये तर्क दिया, ठीक है। यानी जब कटेगा तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं A = 2C। हमने ऐसा क्यों लिखा है,
ये जान लेते हैं। देखिए ये इतना हमें पता है कि 2 से कट रहा है ए, पर किसी गुणज में कटेगा, हो सकता है कि 2 गुणे 1 में कटे, 2 गुणे 2 में कटे। तो सी कुछ और नहीं है, वो उसका एक नंबर है कि आता है कि इस नंबर में कटा है, कि 2 से कटा, 4 से कटा, मतलब किसी गुणन में कटा होगा, वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसकी जगह सी लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, फिर से हम इसी तरीके से वो करेंगे, फिर से हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, और मान रख देंगे। अब हम किस चीज़ का मान रखेंगे ये जान लेते हैं। हमने किसका मान निकाला है, हमने ए का मान निकाला है। अभी हम ए स्क्वायर में जो हमारे अभी निकाला है, अभी हमने निकाला है कि ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ठीक है, 2b स्क्वायर हम ए की जगह लिख देते हैं। हमने क्या निकाला, 2c, हमने लिख दिया ए की जगह 2c पे, यहाँ पर इसका स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये आ गया 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ गए कि अब हम मान रख दिए तो हमें यहाँ पर ये निकल के आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमको क्या पता, अब हम वापस से वही तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पर बी स्क्वायर, अगर ये जो 2 है 2 से कट रहा है तो बी भी 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, हमने क्या माना था कि ये जो ए है और बी है ये क्या था, सहभाज्य है, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करते हैं। ठीक है, एक ये तर्क है कि हम तर्क एक, ये तर्क हमारा एक है, ये तर्क हमारा दूसरा तर्क है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है ए और बी दोनों जो है एक क्या था, विभाज्य संख्या है, मतलब दोनों कट जा रहे हैं। ये हमारा चरण एक जो अभाज्य था, सहभाज्य माने थे हमने चरण एक में, वो गलत हो गया, क्योंकि जब उत्साहभाज्य है एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे। जबकि जो ए है वो भी 2 से कट जा रहा है, जो बी है वो भी 2 से कट जा रहा है, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सहभाज्य का मतलब है, मान लीजिए कोई संख्या है एक, और मान लीजिए कोई संख्या है 5 और 7। ठीक है, 5 और 7, तो वो जो है ये आपस में कट नहीं सकते हैं। पर यहाँ पर देख रहा है ये जो कोई संख्या है, मान लीजिए कोई 25 है, तो वो नहीं ऐसा कटेगा, उसका HCF एक ही आना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने गड़बड़ी पा गया कि ये गड़बड़ आ गया। तो इससे क्या निकल के आ गया कि जो हमने शुरुआत में माना था कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, वही गलत हो गया। तो यही हमारा इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लगाया है, पर ये कुछ नहीं है, आप 1-2 बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक लाइन को आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जिससे कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। बाकी ये कुछ है नहीं, आप एक बार देख के भी इसको आराम से रट्टा मार लीजिए, 2-3 बार सॉल्व करेंगे, करनी 2, करनी 3, करनी 5 सॉल्व कर लिया तो आप मान लीजिए आप एक बार करनी 2, करनी 3, करनी 5 अगर बिना देखे सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप इसका फिक्र खत्म कर दीजिए। यहीं पे ये जो है ये वाला प्रकार 1 जो है अपरिमेय संख्या का सिद्ध करने का समाप्त होता है। अब चलिए हम प्रकार 2 पे चलते हैं। चलिए अब हम अपरिमेय संख्या का प्रमाण का प्रकार 2 देख लेते हैं। ये अगर आपने जो पहला प्रकार समझ लिया तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हमको 5 - 3 को सिद्ध करना है, करनी में 3, 5 - करनी 3 को सिद्ध करना है। ये बहुत ही आसान है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a/b के रूप में। हमने यहाँ पर मान लिया a/b के रूप में। ठीक है, ये मतलब a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पंचांतर करके करनी 3 को अलग कर लेंगे। ये देखिए करनी 3 को अलग करने का है, तो हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस में करेंगे, ये प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, और उधर करनी 3 प्लस में चल जाएगा। ठीक है, पंचांतर आपको आता ही होगा, ये इतना ही है। अभी अब देख लीजिए 5 क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है। ए क्या है, एक पूर्णांक है। बी क्या है, एक पूर्णांक है। सहभाज्य संख्याएं भी पूर्णांक ही होती हैं, तो ये दोनों पूर्णांक है। अगर आप किसी पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे या किसी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगा। जबकि हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको करनी 3 दिख रही है। तो आपको यही तर्क देना है कि क्योंकि जो ए है, बी है, 5 ये सब एक पूर्णांक है, तो इनको एक परिमेय होना चाहिए। पर हमारा विरोधाभास ये कह रहा है कि हमारी मतलब जो हमने निकाल कर लाया इसके हिसाब से तो करनी 3 एक परिमेय हो गया। ये तो हमें पता ही है ना, करनी 3 एक अपरिमेय हमें पहले ही सिद्ध किया है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमने शुरुआत में माना
यही हमारा गलत है, और जो ये है एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान था, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आपको ये 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे एकदम अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए हम अगला पढ़ते हैं, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये देखिए क्या है हमारा दशमलव प्रसार। आपको हमको बताना होगा कि दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है कि अशांत होता है। ठीक है, अशांत आवर्ती। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि 0.25 लिया है, तो ये क्या है हमारे लिए शांत है, क्योंकि इसके आगे क्या है, इसका आगे कुछ नहीं है, ये शांत हो गया, यहीं रुक गया। आपने भाग दिया और इधर 2.5 पे आके रुक गया। ठीक है, मान लीजिए हमने भाग दिया किससे, हमने 1 में भाग दिया 25 से। ठीक है, हमने 25 से भाग दिया, 10 लगाया, 0 बढ़ाया, फिर हमने क्या आता है 1 0 बढ़ा के यहाँ पे भी 0 बढ़ा दिया, 4 बढ़ गया, और ये 100 हमारा कट गया। ठीक है, तो ये क्या है 0.04। तो देख सकते हैं इसके आगे नहीं गया, यहीं पर हमारा भाग जो आराम से शांत हो गया। तो यही हमारा शांत हो गया, मतलब ये हमारा प्रसार शांत है। अब देखते हैं अशांत क्या होता है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही हो। ठीक है, आपको बस इतना जानना है जो जिसमें मतलब भाग अंत ही ना हो। जैसे मान लीजिए हमने 3 में भाग दिया 4 से। ठीक है, अब हम भाग देंगे 3 एकम 3, ये एक बार गया, यहाँ पर 1 उतर गया, हम 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये देखिए 3 तिरिका 9 हो गया। फिर हम भाग देंगे, 1 आएगा, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिरिका, फिर 3 तिरिका, फिर 3 तिरिका, ये 1.33333 चलता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि बार बार हम 0 बढ़ाते जाएंगे। 10 के बाद हम चाहे जितना 0 नीचे बार बार 0 बढ़ा सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, और बार बार हमारा 3 आता जाएगा। ये एक अशांत आवर्ती होगा, मतलब ये हमेशा रिपीटे करता रह जाएगा, रिपीट मतलब कभी ये रिपीट नहीं करेगा, मतलब ये एक ही संख्या बार बार आती रहेंगी, बार बार रिपीट होगी। अब देखते हैं बिना भाग दिए हम पहचानने के इसके 2 नियम हैं। क्या नियम है, मतलब हम पहचान जाएंगे क्या नहीं, कैसे पहचानेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। अगर देखिए, अगर जो हमारा वो है भागफल, मतलब से उसे क्या कहते हैं, हर मतलब नीचे वाला। अगर हमारा मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, उसमें नीचे 2 की घात यन गुणे 5 की घात यम या दोनों में से एक हो। ठीक है, चाहे 2 की घात यन हो, 5 की घात यम हो, चाहे दोनों हो, ये हो, तो इसका मतलब आपका शांत होगा। कैसे, देखिए आपको आसान से भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए 2 है, दो से कोई मान लीजिए हमने के 10 है, या मान लीजिए 100 है, 1000 है, 1000 एक आता है, 10,000 एक है, तो ये 2 से इसका हमेशा शांत ही आएगा। मान लीजिए अब ये 2 को हटाते हैं, मान लीजिए इसकी जगह हमने 5 लिख दिया, तो ये 5 है, ये भी हमारा शांत ही आएगा। मान लीजिए दोनों है, यहाँ पर 2 है, तो इसका भी शांत ही आएगा। मान लीजिए 2 की घात 2 लिख दिए, इसका भी शांत ही आएगा। मान लीजिए 2 की घात 5 लिख दिए, तो इसका भी शांत आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर नीचे जो घात है उसमें हर में बस 2 और 5 है, और 2 की घात में कुछ है, 5 की घात में 2 कुछ है, ये दोनों है। ठीक है, अगर ये है तो आपका शांत होगा, और इसके अलावा कोई एक भी संख्या अगर अलग आया तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं और यहीं पर इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। हम इसमें आपको एक क्वेश्चन बता देंगे, देखिए क्या दिया है, 13 बटे, मतलब इस यहाँ पर वो है, क्या कहते हैं उसे, अरे हाँ, 13 बटे 3125, 3125। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, पर आप कभी कभी हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। आप लोग एक बार अपने में भी सॉल्व करते रहिए, अभी हम आपको सॉल्व करा देते हैं। क्या है, अगर हम इसको क्या था तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने पे क्या आ रहा है देखते हैं। हम इसको तोड़ते हैं, देखिए 1 3 2 5। ठीक है, हमने इसको तोड़ना शुरू किया। पहले किससे कटेगा, ये देखते हैं। ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 7 4 नहीं, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। अब यही आप समझ गए, ये कट गया, 5 कम 5 5 10, 5 5 25। फिर काटे, सॉरी 5 है, फिर यहाँ से फिर से 5 से काटे, ये 25, फिर 5 से काटे, ये 5, और फिर 5 से काटे 1। अब तक हमें जो लग रहा था कि ये नहीं, ये शांत, क्या आता है, ये शांत है, मतलब अशांत है, लेकिन अब हमको दिख रहा है कि बटे में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 में है, 13 बटे ये दिया हुआ है। और जब हमें पता है 2 हो, 5 हो, 5 की घात में कुछ हो, तो ये हमारा शांत होता है, तो हमारा उत्तर शांत आ गया। अभी इधर देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन,
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या है, 17/8, ठीक है, 17/8 है। तो 8 में क्या क्या है, देखिए 17 है, ये 17 बटे हम इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 त्याई, हाँ 4 दूनी 8। ये देखिए अब क्या है, ये 2 की घात में 3 आ रहा है, यानी 2 की घात में 3, 2 की घात में 3। तो आपको पता है जब 2 की घात में कुछ भी अगर हो, अगर वो हर में है तो ये शांत होगा, तो शांत हो गया, ठीक है। अभी इसमें आप देख लेंगे तो ये आपने तोड़, यहाँ पर तोड़ दिखाया है कि यहाँ पर 5 है, गुणे 7 है, गुणे 13 है, ठीक है, कितने 64 के में। तो आप देख रहे हैं इसमें 5 की घात में 1 है, पर इसके अलावा भी ये 7 और 13 आ गया है। इस प्रकार ये अशांत है। आप इसे करके देख लीजिएगा, ये भी आप कर लीजिएगा, और आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया। यही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। हमने पढ़ लिया यूक्लिड विभाजन की पहली प्रमेय भी पढ़ लिया, हमने आधारभूत प्रमेय भी पढ़ लिया, ये वाला सूत्र भी देख लिया, हमने इसको क्या कहता है विरोधाभास द्वारा सिद्ध करना भी सीख लिया, दशमलव प्रसार भी सीख लिए, ये शांत और अशांत, ठीक है। अब यही हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारा ये पूरा वीडियो आपने देखा, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और ये इसका PDF आपको मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आप डेली क्लासेस रेगुलर लाएंगे, और आपका एग्ज़ाम से पहले बेहतरीन क्लासेस 1 शॉट के द्वारा पूरा चैप्टर आपके सारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।